हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका दाधीच साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पर होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। क्लास 9th की साइंस की NCERT बुक को मैं फॉलो करते हुए चलूँगी, जिसमें बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो यहाँ आपको लाइफ से तो पता चल रहा है कि हम जीवन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये फंडामेंटल यूनिट क्या है? मतलब हमारी लाइफ है, प्लांट्स की भी लाइफ है, अदर ऑर्गेनिजम्स की भी लाइफ है। तो यहाँ हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार इस चैप्टर के टॉपिक्स को एट ए ग्लेंस पर लेकर चलती हूँ, ताकि आपको पता रहे कि हम सिस्टमेटिक वाइज से किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक्स एट ए ग्लेंस में डेफिनेशन ऑफ सेल। देखो यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली दिक्कत नहीं है कि सेल क्या है, मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगी कि सेल क्या है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ सेल, हाउ यू कैन डिफाइन सेल। दूसरा है डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल को आखिरकार डिस्कवर किसने किया था। ओके, सेल थ्योरी, जब सेल डिस्कवर हुआ तो सेल को लेकर काफ़ी थ्योरीज वगैरह दी थी साइंटिस्ट ने। सेल का क्या शेप है, क्या उसकी साइज रहती है। टाइप्स ऑफ सेल, इट मे बी यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, की सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, हम देखेंगे कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या है। उसके बाद में हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स या हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और एन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सेल ऑर्गेनल्स, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, एंड देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीज़न के बारे में। देखिए मैं एक चीज़ आपको शुरू में ही कंफर्म कर देती हूँ कि सेल हम प्लांट का भी पढ़ेंगे, एनिमल का भी पढ़ेंगे। क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है इन दोनों में, क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ है, वो भी हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए देखिए, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा सुंदर सा, एक्चुअल में ये ही सेल है। सेल ऐसा नहीं होता है, सेल अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर का होता है, हम देखेंगे। चलो सो लेट्स स्टार्ट। सेल, देखो सेल के लिए क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट है, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए पहला कह रहा है कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब ये कैसे हुआ? सेल इज टर्म्ड एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एज इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। देखो हमारी बॉडी हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, उसको जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कौन करता है? सेल करता है। और इसीलिए सेल को क्या कहा जाएगा? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद में देखो सेल इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एज ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। देखो ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी टेक प्लेस एट अ सेल लेवल। देखो सेल के लेवल से ही हमारी बॉडी का हर फंक्शन क्या होता है? स्टार्ट होता है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई भी फंक्शन अगर हो रहा है तो जब वो स्टार्ट होगा या इट विल टेक प्लेस, तो किस लेवल पर वो करेगी स्टार्ट? अपने सेल लेवल पर। समझ में आया? तो सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की वजह से कहा जाता है कि ये हमारी लाइफ का क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ, इट इज द फंडामेंटल और यू कैन से फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ से आपको 3 डेफिनेशंस, 3 लाइंस या 3 पॉइंट्स आप कह सकते हैं आपको सेल की डेफिनेशन के लिए मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक
मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया था कि फंक्शंस क्या है, सेल के लेवल पर स्टार्ट होंगे। इट विल टेक प्लेस एट अ सेल लेवल इन आवर बॉडी। तो ये जो सेल लेवल है वो आता कैसे है, देखो स्लाइड देखने से पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूंगी हमारी बॉडी का। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, मैं अगर कहूँ कि मैं अपनी ह्यूमन बॉडी के कुछ टुकड़े या कुछ पीसेस या कुछ पार्ट्स करना चाहूँगी, तो मुझे क्या मिलेगा कि मेरा शरीर किससे मिलकर बना है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। यहाँ आप देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी, अब ये किससे मिलकर बना है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। ऑर्गन सिस्टम क्या हो सकता है, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम। तो ये सारे जो सिस्टम है ये क्या कहलाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और इन्हीं सारे सिस्टम से कौन बने हैं, हम बने हैं। अब देखिए ऑर्गन सिस्टम जो है, ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना है, ऑर्गन्स से मिलकर बना है। अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो एलिमेंट्री कैनाल हुआ, स्टमक हुआ, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो सारे ऑर्गन हैं ये क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम को बना रहे हैं। अगर मैं बात करूं लंग्स की, किडनीज की, तो ये सारे बॉडी ऑर्गन्स क्या है, अपने अपने एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। अब ये जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन किस से बना होता है, ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बना है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि टिश्यू क्या है, तो आपकी क्लास में चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 6 जो है वो किसका है, टिश्यू का ही है। हम वहाँ इसे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ऑर्गन किससे मिलकर बना है, टिश्यू से मिलकर बना है। और उसके बाद में टिश्यूज किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। यानी कि आप कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ सेल्स नोन एज टिश्यू, एंड व्हेन टिश्यू कंबाइन इट फॉर्म ऑर्गन, and organ forms and combines and form organ system, and finally human body। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन से मिलकर बना है, ऑर्गन से टिश्यू से मिलकर बना है, और टिश्यू एट लास्ट किससे मिलकर बना है, सेल से। तो हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई, सेल। समझ में आ रही है ये बात। देखो इस ऑर्डर से अगर आप चलोगे तो आपको पता चलेगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल। और इसी सेल के लिए हमने क्या बात करी थी कि ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, जो कि चैप्टर का नाम भी है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट, और यू कैन से फंक्शनल यूनिट। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार वापस रिकैप करा देती हूँ। सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल क्यों है, क्योंकि स्ट्रक्चर देती है। फंक्शनल क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन होता है किस लेवल से स्टार्ट होगा, सेल से स्टार्ट होगा। सो आई होप इट इज क्लियर। आगे देखिए, डिस्कवरी ऑफ सेल। देखो हम इस डिस्कवरी को बुकिश लैंग्वेज में जाने से पहले एक बार एक स्टोरी की तरीके से देखते हैं। देखो 1665 की बात है। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। कौन, रॉबर्ट हुक। तो यहाँ देखो, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल देखिए कब की बात है, 1665 की बात है। 1665 में कौन थे, रॉबर्ट हुक। कौन थे, रॉबर्ट हुक। अब इन्होंने क्या किया बेटा कि जो पेड़ होता है, ट्री होता है, उस पे क्या है, बाहर आउटर लेयर किसकी होती है, बार्क की होती है। किसकी होती है, बार्क की होती है, यानी जो पेड़ की छाल होती है। इस बार्क से, ट्री के बार्क से एक सब्सटेंस मिलता है जिसका नाम है क्या, कोर्क। क्या नाम है, कोर्क। अब देखो ये कोर्क है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इस कोर्क को लिया और उन्होंने सोचा कि मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या है। इस कोर्क को लिया, मान लीजिए ये कोर्क ऐसे लिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने ही सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप में इस कोर्क को देखा और देखने के बाद उन्हें पता चला कि एक्चुअल में ये कोर्क कैसा है, इनके अंदर क्या है, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं।
ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्या बने हुए मिले उन्हें, कमरे बने हुए मिले, लिटिल रूम्स। तो देखो यहाँ रॉबर्ट हुक ने कहा कि एक्चुअल में ये कॉर्क किससे मिलकर बना है, लिटिल रूम से, और इन्हीं लिटिल रूम का नाम रॉबर्ट हुक ने क्या दे दिया था, सेल दे दिया था। कब की बात है, 1665 की। किसने, रॉबर्ट हुक ने, किससे, कॉर्क से। अब देखो ये कॉर्क जो है एक्चुअल में होता क्या है, कॉर्क मैकेनिकल सपोर्ट देता है ट्री को या प्लांट को हम कह सकते हैं। और मैकेनिकल सपोर्ट कैसे देता है, एक्चुअल में इट इज अ डेड टिश्यू। कैसा है ये, मृत उत्तक है, डेड टिश्यू है। और इसी कॉर्क को या इस डेड टिश्यू में उन्हें क्या देखने को मिले, लिटिल रूम्स देखने को मिले। और हम कह सकते हैं कि डिस्कवरी सेल की किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। तो चलिए एक बार हम स्लाइड पर आते हैं। While examining a thin slice of cork, देखो मैंने आपको बताया था कि क्या देखा उन्होंने, कॉर्क की थिन स्लाइस ली। रॉबर्ट हुक सो दैट द, कौन, रॉबर्ट हुक, so that the cork resembled the structure of a honeycomb of consisting of many little compartments। देखिए honeycomb यानी मधुमक्खी का छत्ता, सभी ने देखा होगा कैसा दिखता है, छोटे 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 होल्स या कमरे में अलग अलग उसमें दिखाई देते हैं। तो वही चीज रॉबर्ट हुक को दिखाई दी, किसमें, जब उन्होंने कॉर्क को देखा। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जो ट्री की बार्क से हमें मिलता है। दिस वॉज इन द ईयर 1665। इन विच ईयर ही डिस्कवर्ड, 1665, when Hooke made this chance observation through a self designed microscope। अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क को देखा। और दिखा कैसा उन्हें, हनीकॉम्ब की जैसे दिखा। देखो आपकी बुक में पहली लाइन आपको ये मिलेगी हनीकॉम्ब से रिलेटेड, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हनीकॉम्ब मधुमक्खी के छत्ते जैसा वो दिखता था। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्स सेल्स, और इन बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दे दिया, सेल। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। देखो सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अ लिटिल रूम। उसके बाद देखिए, देखो आपको यहाँ एक ट्री दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअल में ये जो ट्री है ये कौन सा पोर्शन है, इसका बार्क है। आपने भी पेड़ देखा होगा, तो उसका ये आउटर पार्ट है, ये हटा रखा है। देखो अब ये जो हटा रखा है, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कॉर्क है। क्या है, कॉर्क है। तो यहाँ मेरा इंटेंशन आपको कॉर्क दिखाने का था कि इट इज बार्क, और इससे हमें क्या ऑब्टेन होता है, कॉर्क। और एक और चीज मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कि कॉर्क एक्चुअल में क्या है, डेड टिश्यू है। क्या है, डेड टिश्यू है। तो क्लियर हो गया होगा कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क को देखा, छोटे छोटे कमरे दिखे। ओके मोर टू नो। देखो सेल की डिस्कवरी हमने देख ली, डेफिनेशन हमने देख ली, तो कुछ हम और बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। लीवेनहॉक 1674 डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो बेटा एक बार यहाँ मैंने आपको बताया था कि कॉर्क क्या है, डेड टिश्यू है, डेड है। अब डेड टिश्यू है तो उन्हें जब रॉबर्ट हुक को क्या दिखाई दिए, ये छोटे छोटे कमरे ऐसे दिखाई दिए, ठीक है। तो लेकिन ये तो डेड टिश्यू था, तो इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है ये तो डेड टिश्यू में दिखाई नहीं दे सकता था। तो एक्चुअल में डेड सेल की डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट हुक ने। हम सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो देते तो रॉबर्ट हुक को ही है, बट यहाँ जानने वाली चीज ये है कि जब ये डेड था तो लिविंग सेल की खोज किसने करी, या लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया। तो लिविंग सेल को डिस्कवर करने के लिए कौन आए सामने, लीवेनहॉक। देखो मैं एक बार इनका नाम हिंदी में भी लिख देती हूँ, लीवेनहॉक, ठीक है। 1674 में, 1665 में सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, सही बात है, हम क्रेडिट भी उन्हीं को देते हैं। बट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। देखिए फ्री लिविंग सेल्स
in pond water for the first time. It was Robert Brown in 1831. देखिएगा रॉबर्ट ब्राउन है, कौन है वो? रॉबर्ट हुक थे, ये रॉबर्ट ब्राउन है। और कब की बात बताई जा रही है? 1831 की। Who discovered the nucleus in the cell? देखो ये जो मैंने आपको बताया था कि ये सेल है, इस सेल के एक सेंटर का पार्ट है न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब किया है? 1831 में। पुरकिंजे इन 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. देखो कौन है? पुरकिंजे हैं। 1839 की बात हो रही है। coined the term, क्या नाम दिया इन्होंने? प्रोटोप्लाज्म की खोज करी। अब भाई प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये भी हम देख लेंगे। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, फ्लूइड का मतलब होता है तरल एक तरीके से। तो देखिए मैं आपको ये समझा देती हूँ यहाँ पर, एक बार ये रिवाइज कर लीजिए कि जो ल्यूवेनहॉक है, हमने बात करी है 1665 में सेल डिस्कवर हुआ है रॉबर्ट हुक के थ्रू, ठीक है। 1674 में लिविंग सेल डिस्कवर हुआ है, लिविंग सेल डिस्कवर हुआ है, ल्यूवेनहॉक ने किया है। और 1839 में प्रोटोप्लाज्म, जो अभी हम डिटेल में देखेंगे। और फिर 1831, देखिए 1831 में क्या हुआ है? न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ है। और 1839 में क्या डिस्कवर हुआ था? प्रोटोप्लाज्म। क्या? प्रोटोप्लाज्म। और किसने बताया था इसके बारे में? पुरकिंजे ने बताया था। तो देखिए प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। हम यहाँ पर इसके बारे में लिखते जाएंगे पॉइंट में। पुरकिंजे ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। कब? 1839 में बताया था। और ये कहा था, मान लीजिए मैं यहाँ एक अच्छा सा सेल बना देती हूँ, ये रहा सेल इस शेप में, ठीक है। ये सेल है। 1839 में बताया गया है, किसके द्वारा? पुरकिंजे के द्वारा। बेटा एक्चुअल में प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? देखो ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। और इसे कहा जाता है क्या? देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर अभी न्यूक्लियस डिस्कवर हो ही चुका है, ठीक है। तो इस सेल मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बीच में क्या है? एक फ्लूइड सब्सटेंस है। क्या है? फ्लूइड सब्सटेंस है। तो इसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। हालांकि हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोटोप्लाज्म की। ये है साइटोप्लाज्म यहाँ पर, ठीक है। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया। साइटोप्लाज्म क्या है? सेल का फ्लूइड पार्ट है एक तरीके से। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है? फ्लूइड सब्सटेंस है। तो इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब सेल में सिर्फ ये दो ही पार्ट तो होंगे नहीं, और भी होंगे। तो और जो पार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? इस साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और इसका क्या नाम होगा? सेल ऑर्गेनस, यानी कि आप कह सकते हो सेल के ऑर्गेन्स, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म तीन चीज़ों से मिलकर बना है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म
एंड सेल ऑर्गेनल्स। देखिए, तो 1839 में पुरकिंजे ने बताया था प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस जो ये सेल ऑर्गेनल्स इसमें होंगी वो तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो एक्चुअल में सेल का जो लिविंग सब्सटेंस है वो ही क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। मतलब सेल का जो ये लिविंग सब्सटेंस है दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिया है, क्या वर्ड यूज में लिया है, लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि सेल का जो लिविंग सब्सटेंस है, लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल, ये किसे किसे कहा जाता है, मैंने आपको अभी बताया था, प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने करी थी, पुरकिंजे ने करी थी। लेकिन प्रोटोप्लाज्म लिविंग सब्सटेंस है ये किसने कहा था, तो ये कहा था किसने, हक्सले ने, एक साइंटिस्ट थे हक्सले। इन्होंने बताया था कि एक्चुअल में प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा सेल की डेफिनेशन, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया है, सेल की डिस्कवरी के बारे में मैंने आपको बताया है, और उसके बाद में हमने कुछ देखा है कि जैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी है, प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया है, लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल किसने बताया है, डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के थ्रू हुई थी, लिविंग सेल की किसने, ल्यूवेनहॉक ने करी थी। अब देखिए सेल थ्योरी, यहाँ पर आपको ये ट्रायंगुलर शेप दिख रहा होगा, इसमें सेल थ्योरी मिड में लिखा हुआ है, बट यहाँ क्या मेंशन है, एक तो श्लीडन, एक है श्वैन और एक है विर्चो। ठीक है, अब ये जो है तीनों क्या है, कौन है, साइंटिस्ट है। श्लीडन और श्वैन ने मिलकर एक सेल की थ्योरी दी थी। मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। तो ये बात किसने कही थी, ये सेल थ्योरी के अंदर श्लीडन और श्वैन ने कही थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी किसने कहा था, श्लीडन और श्वैन ने कहा था। तो आइए देखते हैं द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे प्लांट्स और एनिमल्स किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट कह लीजिए या बेसिक यूनिट कह लीजिए। वॉज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट श्लीडन एंड श्वैन। देखिए दो साइंटिस्ट है, कौन, श्लीडन और श्वैन। इन दोनों ने कहा था कि सेल थ्योरी हम देंगे, और एक्चुअल में सेल थ्योरी में उन्होंने क्या कहा कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दूसरा इन्होंने कहा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये चीजें किन्होंने एक्सप्लेन करी थी, श्लीडन और श्वैन ने अपनी सेल थ्योरी में कही थी। अब देखिए जब इन्होंने ये कह दिया तो विर्चो कौन थे, रुडोल्फ विर्चो, इनका पूरा नाम है, रुडोल्फ विर्चो इनका पूरा नाम है। अब देखिए इन्होंने कहा कि श्लीडन और श्वैन ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि इन दोनों ने ये तो बताया ही नहीं कि नई जो सेल्स आएगी वो कहाँ से आएगी। और इसके लिए विर्चो सामने आए और उन्होंने अपनी इन्हीं की सेल थ्योरी को एक्सपेंड करते हुए अपनी सेल थ्योरी सजेस्ट करी, और उसमें उन्होंने कहा कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, मान लो कि ये जो सेल है ये क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है या पहले से क्या है, अपने अस्तित्व में है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही क्या होता है, नए सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये सेल कैसे फॉर्म होगा, देखिए जब ये सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब ये सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तभी तो क्या है, नए सेल बनेंगे। और ये चीज किसने कही थी, रुडोल्फ विर्चो ने। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय होम, विर्चो। एंड इन्होंने क्या कहा था, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखो सारी जो सेल्स है वो आती कहाँ से हैं,
भाई जो पहले से है वहीं से आएगी, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल अराइज होंगी। और ये जो सेल डिवीजन वाला फॉर्मूला था, ये जो सजेशन था सेल थ्योरी को एक्सपेंड करते हुए किसने दिया था? विर्चो ने दिया था। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि सेल थ्योरी इतना टफ नहीं है। सिर्फ श्लीडन और श्वेन का अगर पूछा जाता है, ठीक है, कि व्हाट दे हैव सजेस्टेड, तो उन्होंने ये बताया कि जो हम हैं प्लांट्स, ऑल प्लांट्स एंड ऑल द एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। किसके बने हैं? सेल के। एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और यू कैन ऑल्सो से सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चीज़ें किन्होंने सजेस्ट करी थी? श्लीडन और श्वेन ने। उसके बाद में मैं बात करती हूँ विर्चो की, तो इन्होंने इन्हीं की सेल थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया या कह लीजिए एक्सपेंड कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो सेल पहले से हैं वहीं से वो सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद में नया सेल बनाएगा। दैट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय रुडोल्फ विर्चो। देखो अभी तक हमने सेल की डिस्कवरी की, सेल की थ्योरी की बात करी है। अब ऑर्गेनिज्म दो टाइप से हो सकता है, यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है। देखो अब ये मान लो कि यहाँ ऑर्गेनिज्म है, यूनी भी हो सकता है, मल्टी भी। तो यहीं से हम देखेंगे कि ये जो यूनी है और एक वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर सेल्यूलर नाम का। तो सेल्यूलर तो क्या डिपिक्ट करेगा? यहाँ पर सेल को डिपिक्ट करेगा, और यूनी किससे डिपिक्ट करेगा? सिंगल को। देखो यूनी का मतलब तो होता ही क्या है? एक होता है, एक कह लो, या जो सिंगल है उसे हम किस वर्ड से डिपिक्ट किया जा रहा है? यूनी से डिपिक्ट किया जा रहा है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से ही मिलकर बना हो विल बी नोन एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो आई थिंक देखिए जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलकर बना हो, दैट इज यूनिसेल्यूलर। और मल्टी का मीन्स होता है, देखिए मल्टी एम आ रहा है, मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? मेनी, और मेनी, और ये क्या है? सेल्यूलर यानी कि सेल, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मेनी सेल्स से मिलकर बना हो क्या कहलाएगा? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो आइए अब हम इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। यूनी का मतलब सिंगल सेल और मल्टी का मतलब मेनी सेल्स। देखिए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग एंटिटीज दैट हैव ओनली वन सेल। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वन सेल। किसकी बात हो रही है? सिर्फ एक ही सेल की बात हो रही है। अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नोन एज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। एक ही सेल से मिलकर बना है। अब देखो आप सोचोगे कि एक ही सेल, अगर मैं बात करूँ यहाँ अमीबा की, बैक्टीरिया की, तो एक्चुअल में ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल ही है। मतलब ये आप देख रहे हो तो ये पूरा एक सेल है और ये ही पूरा क्या है? ऑर्गेनिज्म है। तो एक सिंगल सेल भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। हम जो आगे की क्लासेस में सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे वो सेल ऑर्गेनल्स इनकी सेल में भी होंगे। तो एक्चुअल में ये सिंगल सेल क्या करेगा? इंजेक्शन भी कर सकता है, डाइजेशन भी कर सकता है, असिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ये सारी प्रोसेसेस ये सिंगल सेल भी कर सकता है। एग्जाम्पल अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? यूनिक का मतलब एक है, वो तो आपको ध्यान रहेगा, बट एग्जाम्पल्स, ओके, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया किसके एग्जाम्पल्स हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। आप देख सकते हैं अमीबा को, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। कितने सेल से? मोर देन वन सेल से मिलकर बने हो वो क्या कहलाएंगे? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। एंड सच एज फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। फंजाई हो गई, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम सब क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है।
देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट में unicellular organisms that only have a single cell, multicellular consisting of many cells, examples amoeba, bacteria, paramecium, multicellular में plants and animals and some fungi are also example of multicellular organisms. देखिए यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर आपको क्लियर होंगे। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में ही ये एक फिगर दे रखा है, मैंने यहाँ कलर्ड पोर्शन लिया है। देखिए वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी से ही, हमारी बॉडी से ही अलग अलग टाइप के सेल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कि ये है बोन सेल, इट इज़ ए स्पर्म सेल, इट इज़ एन ओवम, रेड ब्लड सेल, स्मूथ मसल सेल्स, न्यूरॉन और epithelial skin cell. Okay, so these are the different kind of cells which they have taken from our human body only. Next देखिए some important facts that you should know. The largest cell, largest cell किसका होगा? An ostrich egg, जो ostrich का egg होता है, that is the largest cell. अब अगर मैं बात करूँ द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल किसका होगा? फीमेल ओवम का। किसका? फीमेल ओवम, दैट इज एन रिप्रोडक्टरी सेल। स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में किसका होगा? मेल गेमेट्स, जो कि है स्पर्म, एंड इट इज ऑल्सो ए रिप्रोडक्टिव सेल। ओके, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन और नर्व सेल, जो नर्व सेल है जिसका नाम क्या है? न्यूरॉन, दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल। सो वंस अगेन, लार्जेस्ट सेल एन ऑस्ट्रिच एग, स्मॉलेस्ट सेल अगर मैं बात करूं किसकी? ह्यूमन बॉडी की, तो आएगा यहाँ पर स्पर्म, दैट इज ए रिप्रोडक्टिव सेल। अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट सेल किसकी? ह्यूमन बॉडी की, देन इट विल बी फीमेल ओवम। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन और यू कैन से नर्व सेल। देखिए जो नर्व सेल है उसी की यूनिट का नाम है, फंक्शनल यूनिट का नाम है क्या? न्यूरॉन। नेक्स्ट, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।